स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello guys, my name is Divakar Bothra. In the previous classes we started with the series of globalizations. हमने globalization को start किया था। Globalization जैसे कि मैंने पहले भी lectures में बताया है, सिर्फ सोशोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है। rather than globalization आपके पेपर 1 GS में और बहुत हद तक एथिक्स और ऐसे के अंदर भी काम आएगा। हमने अभी तक अगर हम देखें कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कौन कौन से एस्पेक्ट किए ग्लोबलाइजेशन के, उसको पहले समराइज करूंगा और उसके बाद दिस वुड बी दी लास्ट सीरीज ऑफ लेक्चर एज फार एज द ग्लोबलाइजेशन इज कंसर्न्ड, जहाँ पे दिस लेक्चर विल बी बिट लार्ज, थोड़ा सा बड़ा होगा ताकि मैं मेरा प्लान है कि मैं कुछ स्कॉलर्स कवर करूं इसी के अंदर। ग्लोबलाइजेशन हमने डिफाइन किया, हमने कुछ स्कॉलर्स डिस्कस किए। जो जीएस वाले लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, मतलब जिनका सोशोलॉजी ऑप्शनल नहीं है, वहाँ पे इस लेक्चर के लास्ट में मैं सारे स्कॉलर्स को समराइज करूँगा। आप लोगों को क्या करना है कि स्कॉलर्स के नाम हटा देना है या कुछ टर्मिनोलॉजीज हटा देनी है, बस उनके फीचर्स बोरो करके एक पेज के शॉर्ट नोट्स बना लेना है, जिससे आपका जो पेपर 1 में जीएस का टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स सोशल इम्पैक्ट, वो सारा का सारा इन 3 या 4 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीटली कवर हो जाएगा इन अ मैनर। आप वहाँ कहने का मतलब उस लेवल पे आप आंसर्स लिख पाओगे जिस लेवल पे शायद एक सोशोलॉजी वाला स्टूडेंट लिख रहा होगा। और जितने स्टूडेंट्स जो ये लेक्चर्स देख रहे हैं जिन लोगों का ऑप्शनल सोशोलॉजी है, वो नाम के साथ सारे स्कॉलर्स और उनके टर्म्स को कोट करेंगे, जहाँ पे एटलीस्ट ये 6, 7 या 10 स्कॉलर जो हम करेंगे वो नहीं तो एटलीस्ट 4 से 5 स्कॉलर्स का नाम आपको ज़रूर याद रहना चाहिए और उनको कोट भी करना है। बाकी स्कॉलर्स का अगर थॉट भी लिखोगे तो चलेगा। कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एक फियर डेवलप होती है, जहाँ पर लगता है कि सर मुझे नाम याद नहीं रहते हैं सोशोलॉजिस्ट के। कोई दिक्कत नहीं है, इनकी टर्मिनोलॉजीज भी अगर आप यूज़ कर लोगे तो एग्जामिनर वुड अंडरस्टैंड दैट द पर्सन इज वेल अवेयर अबाउट द वेरियस थियरीज। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं गिडन्स पैराडॉक्स यूज़ करूँगा तो एग्जामिनर को पता रहेगा कि मैं एंथनी गिडन्स को यूज़ कर रहा हूँ। वैसे ही जैसे मैं सोशल फैक्ट कभी मेंशन करता हूँ तो आपको पता लग जाता है कि मैं इमाइल डरखाइम को यूज़ कर रहा हूँ, या फिर रिच सोसाइटी यूज़ करूँगा तो उल्रिच बेक को यूज़ कर रहा हूँ। तो मेक श्योर कि सोशोलॉजी वालों को नाम याद रखना बेटर रहेगा, और जो जीएस वाले हैं उनको सिर्फ इसके पॉइंट्स याद रहने चाहिए जिसके बेसिस के ऊपर आप ये लिख सको कि ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट्स एक ब्रॉडर लेवल पे, जहाँ पे आपके आंसर्स में एक डेप्थ दिखे। अगर अभी तक मैं समराइज करूं हमने कौन कौन से स्कॉलर किए हैं ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था रिट्जर की डेफिनेशन से, फिर हमने देखा था फीचर्स ओब्रायन के कंटेक्स्ट के अंदर, फिर हमने कुछ स्कॉलर्स देखे थे जैसे जिगमंड बाउमन, लिक्विड मॉडर्निटी। उसके बाद हमने देखा वेलस्टीन, और उसके बाद में हमने देखा रोलैंड रॉबर्टसन। आज मैं वो स्कॉलर्स कवर करूंगा शायद जिसमें से अगर आप 2 भी स्कॉलर अपने ग्लोबलाइजेशन के आंसर में लिखते हो या इनका व्यू पॉइंट अगर आप अटैच करते हो आपके कंटेंट के साथ, तो बिलीव मी definitely the level of your scores would be way higher than the national average which we get as far as the sociology is concerned. सबसे पहला स्कॉलर जिनका नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, एंथनी गिडन्स। इनकी एक किताब भी आती है सोशोलॉजी से रिलेटेड, हालांकि उस साइज ऑफ द बुक इज वेरी बिग, लेकिन मेरे हिसाब से किसी भी किताब के साइज के हिसाब से नहीं जाना चाहिए। अगर कोई या बच्चा यहाँ पे एस्पिरेंट 2024 के अंदर प्लान कर रहा है तो मेरा बहुत सीरियस रिकमेंडेशन है कि एंथनी गिडन्स की किताब आती है सोशियोलॉजी, जरूर पढ़े। एनीबडी अटेम्प्टिंग इन 2024 2023 के लिए दिस वुड नॉट लार्जली हेल्प, बिकॉज
sufficient time अभी आपके पास नहीं रहेगा in order to largely understand and get the content out of Anthony Giddens. But yes, if anybody is going for 2024 attempt, I think you should definitely refer this book. Coming to his concept of globalizations. Globalization एक ऐसा process है जहाँ पे world is not only getting interconnected, वर्ल्ड एक दूसरे से जुड़ भी नहीं रहे हैं बट एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है, जो हमें जॉर्ज रिट्जर बोल के जाता है कि ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड वंस पॉलिटिकल बाउंड्री। अपने पॉलिटिकल बाउंड्री दायरे से बाहर आके, अपने कंट्री, स्टेट या नेशन से बाहर आके आप लोगों के साथ डील करते हो, चाहे वो कल्चर के लेवल पे हो, चाहे वो फैशन के लेवल पे हो, चाहे वो फूड के लेवल पे हो, लैंग्वेज के लेवल पे हो, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, एथनिसिटी एक्सेट्रा, किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। तो अनलाइक इकोनॉमिक्स जहां पे ग्लोबलाइजेशन को एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा गया है, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन के बेसिस पे, सोशोलॉजी के अंदर ग्लोबलाइजेशन बहुत एक ब्रॉड तरीके से देखा जाता है, जहां पे हर चीज का एक इंटरकनेक्शन, इंटरैक्शंस, इंटरडिपेंडेंस डिस्कस किया जाता है। अब एंथनी गिडेंस स्टार्ट करने से पहले एंथनी गिडेंस का एक कोट लिखा है मैंने यहाँ पे, पीपल फाइंड इट हार्ड टू गिव द सेम लेवल ऑफ रियलिटी टू फ्यूचर एज दे डू इट टू प्रेजेंट। कि लोगों को डिफिकल्टी होती है कि फ्यूचर में जो होने वाला है उसको इंपॉर्टेंस उस लेवल पे हम नहीं दे पाते हैं जिस लेवल के अंदर उन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते हैं जो अभी हम फेस कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, कई बार आप पढ़ते पढ़ते ये सोचते हो, एक स्ट्रैटेजी बनाते हो कि मुझे 2024 में देना है, तो मैं आराम से धीरे धीरे डेली 2 या 3 घंटे भी पढ़ूंगा तो चलेगा, ये किताब अरे ये मैं बाद में कर लूंगा, अरे इस एस्पेक्ट को मैं बाद में रिवीजन कर लूंगा। नहीं, अगर कभी ये कर रहे हो तो हमेशा एंथनी गिडन को याद रखना आप कि हम उस चीज़ को शायद उतनी बेहतर से इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते हैं जो चीज़ हमें शायद फ्यूचर में फेस करनी है या फ्यूचर में जानी है। एंथनी गिडन्स की थियरी में ग्लोबलाइजेशन का भी कुछ ऐसा ही एस्पेक्ट है। इन्होंने क्लाइमेट चेंज को फोकस में रख के ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस किया। 2009 के अंदर इन्होंने एक किताब लिखी जिसके अंदर उन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर ड्वेल किया। जितने भी सोशोलॉजिस्ट के स्टूडेंट है, ये क्वेश्चन, ये एंथनी गिडन्स आपको तब भी याद रखना है जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए एनवायरनमेंट के ऊपर या क्लाइमेट चेंज के ऊपर। सोशोलॉजी ऑफ इकोलॉजी, सोशोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट, सोशोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंटल मूवमेंट्स, सोशोलॉजी ऑफ क्लाइमेट चेंज, सोशोलॉजी ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कभी इस तरीके से क्वेश्चन कनेक्टेड आए। पेपर 2 के अंदर एनवायरमेंटल मूवमेंट हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उधर आपको एंथनी गिडन्स डेफिनेटली याद रखना है। सो मेक अ पॉइंट वेरी क्लियर, ग्लोबलाइजेशन अगर एसेंस में एक लाइन में आपको बताऊं एंथनी गिडन्स का, तो ग्लोबलाइजेशन में एंथनी गिडन्स बोलते हैं कि हाउ ग्लोबलाइजेशन इज लार्जली क्रिएटिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ रिस्क सच एज क्लाइमेट चेंज, और कैसे एक ह्यूमैनिटी उस क्लाइमेट चेंज को रिस्पॉन्ड कर रही है और कैसे ग्लोबलाइजेशन के कनेक्शन है उस चीज़ से, वो डिस्कस करते हैं उनकी 2009 की किताब में क्लाइमेट चेंज में। कमिंग टू द अंडरस्टैंडिंग, अकॉर्डिंग टू एंथनी गिडन्स, ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू राइज ऑफ लेट मॉडर्निटी। ग्लोबलाइजेशन वो मानते हैं कि 17th सेंचुरी के अंदर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आ रही थी मॉडर्निटी, और अब जो ये ग्लोबलाइजेशन आ रहा है 20th या 21st सेंचुरी में, वो लेके आ रही है आपकी लेट मॉडर्निटी। कि ग्लोबलाइजेशन इज लार्जली brought the society into the stage which is according to Giddens called as late modernity। लेट मॉडर्निटी के कुछ वो फीचर्स बताते हैं। ये अब पहले यूजिबिलिटी देख लेते हैं। ये कहाँ पे यूज करेंगे हम? ये यूज करेंगे कोई भी मॉडर्निटी के क्वेश्चन के अंदर। तो कल अगर आप यूरोपियन मॉडर्निटी पे भी आंसर लिखते हो तो एंथनी गिडन्स को अगर आप लगाते हो वहां पे, तो जस्ट इमेजिन द एग्जामिनर वुड बी जस्ट सीरियसली इम्प्रेस्ड कि 17th सेंचुरी वाले एस्पेक्ट को आपने किस तरीके से 20th सेंचुरी के स्कॉलर से कनेक्ट किया है। तो मेक श्योर पहला यूज इसका रहेगा यूरोपियन मॉडर्निटी पे भी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड नेचर ऑफ क्वेश्चन यू वुड हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग एंथनी गिडन्स देयर, कि आप एंथनी गिडन्स को यूज कर सकते हो वहां पे। एंथनी गिडन के हिसाब से ग्लोबलाइजेशन से लेट मॉडर्निटी आती है। लेट मॉडर्निटी की इंपैक्ट जब वो डिस्कस करते हैं तो वो बोलते हैं कि ये लेट मॉडर्निटी, इस लेट मॉडर्निटी से
पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो रही है सोसाइटी के अंदर एंड नेगेटिव इंपैक्ट भी हो रही है सोसाइटी में. That the late modernity, which Anthony Giddens largely opines that how globalization has brought that, it has introduced, it has brought the society into such a circumstances that it has both positive and negative repercussions. कि positive implication भी है और negative implications भी है. वो ये मानते हैं कि ये late modernity वाला जो चीज़ है उन्होंने जुगरनट से कंपेयर की है. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है राइडिंग ऑन बोर्ड ए जुगरनट. इसका मतलब क्या है कि आप ऐसी एक व्हीकल के अंदर बैठे हुए हो जिसकी पेस बड़ी फास्ट है, लेकिन आपके पास क्षमता नहीं है, कैपेबिलिटीज नहीं है उसको कंट्रोल करने की. कि आप सडनली ऐसी कार में बैठ गए हो जो कार बहुत फास्ट से जा रही है, बहुत बढ़िया है, लेकिन आपके पास कैपेसिटी नहीं है उस चीज को ड्राइव करने की या फिर उस चीज को एटलीस्ट कंट्रोल करने की. ये लेट मॉडर्निटी ऐसा ही एक जुगरनट है जहां पे मॉडर्न सोसाइटी बैठ तो गई है इसके अंदर, लेकिन इस लेट मॉडर्निटी को कंट्रोल नहीं कर पा रही है ये जो सोसाइटी है. क्यों? ये लेट मॉडर्निटी में ऐसा क्या है कि इसके बेसिस पे वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट. व्हाट आर दोस थिंग्स और फीचर्स ऑफ सच अ लेट मॉडर्निटी दैट द ह्यूमंस आर नाउ नॉट हैविंग द एडुकेट कैपेसिटीज in order to control this. वो फीचर्स है और ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है. और इस पॉजिटिव और नेगेटिव इस द फीचर्स विच इज लार्जली प्रेजेंट इन दिस इज दैट ये बहुत ज्यादा फास्ट पेस्ड होती है, डायनामिक होती है, प्लस फ्लूइड होती है, कि कोई बाउंड्रीज नहीं है इसकी. बहुत फास्ट स्पेस होने के कारण और बहुत फास्टली चेंज हो जाती है सिस्टम्स यहाँ पे. तो एग्जांपल इमेजिन करो, हर साल एप्पल एक एवरी ईयर दे आर लॉन्चिंग न्यू फोन्स. तो जब तक आप नया फोन खरीदते हो, जब तक आपके हाथ में आता है, उसके 6 महीने के बाद में तो टेक्निकली एक नया वर्जन लॉन्च हो जाता है. इतनी फास्ट पेस है कि जैसे ही आपने एक पर्टिकुलर चीज को अडॉप्ट किया, आप थोड़े ही वक्त में देखते हो कि जिस चीज को आपने बहुत मुश्किल से अडॉप्ट किया वो चेंज हो चुका है और आपको अब नए चीज में अडॉप्ट करना पड़ेगा. तो अगर आपने कोई नई स्किल सीखी, उस नई स्किल को सीखने के बाद जब तक आप उसके ऊपर मास्टरी करते हो या यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट, द थिंग्स चेंजेस सो फास्ट that skill is no more relevant. तो let's assume मैंने कोई एक नई लैंग्वेज सीखी और जैसे ही पता चला कि नहीं अब ये लैंग्वेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है. इतनी डायनामिक है और इस डायनामिक नेचर के कारण हो ये रहा है कि सोसाइटी बैठ तो गई है इस मॉडर्निटी के अंदर, पहुंच तो गई है इधर तक, लेकिन अब इसको कंट्रोल करना बहुत भारी हो रहा है. इट्स नॉट बिकमिंग पॉसिबल टू कंट्रोल इट एडिकेटली और इन एन एफिशिएंट मैनर. इन्होंने जो किताब लिखी द पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये मानते हैं कि ये जुगरनट वाला इशू या फिर ये जो लेट मॉडर्निटी का फीचर दिखाई देता है क्लाइमेट चेंज के अंदर, कि सोसाइटी हैव लार्जली डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी टू सच एन एक्सटेंट द टेक्नोलॉजी बिसाइड हैविंग पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. इसी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आज और हम आप और हम डिस्कस कर पा रहे हैं या चीज जैसे ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम्स है. टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड, तो सोसाइटी हैव गेन्ड पॉजिटिव आउट ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज, बट एट द सेम time this society is also paying the price of late modernity. कि इस लेट मॉडर्निटी के प्राइस भी हम पे कर रहे हैं और वो प्राइस किस फॉर्म में पे कर रहे हैं? इस क्लाइमेट चेंज के फॉर्म के अंदर. अकॉर्डिंग टू गिडन्स वी आर एक्चुअली पेइंग द प्राइस ऑफ द लेट मॉडर्निटी. गिडन्स आर्ग्यू दैट बिकॉज ऑफ dangers posed by environmental degradations and climate change आर नॉट ऑब्वियस और इमीडिएट. और ये जो चैलेंजेस है ये अभी इमीडिएटली हम फेस नहीं कर रहे हैं. अभी हमको लग रहा है कि क्लाइमेट चेंज शायद नहीं हो रही है, हम सिर्फ किताबों में पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उस स्टेज पे आ जाएंगे जहां पे इनके नेगेटिव रिपरकशंस क्वाइट बट ऑब्वियस हो जाएंगे. गिडन्स सेज कि इन्होंने एक टर्म दिया गिडन्स पैराडॉक्स. तो अभी तक हमने देखा, एक तो हम गिडन्स टॉक्स अबाउट लेट मॉडर्निटी, ग्लोबलाइजेशन हैज बॉट लेट मॉडर्निटी. दिस लेट मॉडर्निटी इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव बेनिफिट्स भी हुए इस लेट मॉडर्निटी के. इस सेम चीज को आप यूज करोगे आपके चैप्टर 10 के अंदर जहां पे क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज. उसके अंदर भी काम आएगा गिडन का पैराडॉक्स या गिडन की लेट मॉडर्निटी के, कैसे टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव बेनिफिट्स भी है और नेगेटिव बेनिफिट्स भी है. पॉजिटिव सोशल चेंज भी हो रही है, नेगेटिव सोशल चेंज भी हो रही है. गिडन ने फिर एक टर्म दिया गिडन्स पैराडॉक्स. ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको जरूर याद रखें. सोशोलॉजी वाले, जनरल स्टडीज वाले जो देख रहे हैं वो गिडन्स का नाम हटा के जो इनके फीचर्स है वो सिर्फ याद रखें. गिडन पैराडॉक्स का मतलब क्या है? ए डिस्कनेक्ट बिटवीन रिवार्ड्स ऑफ प्रेजेंट एंड थ्रेट्स ऑफ फ्यूचर. पैराडॉक्स वो सिचुएशंस होती है जहां पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, और वो गिडन्स पैराडॉक्स का मतलब यहां पे ये है कि आज हम ह्यूमंस
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव बेनिफिट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि इमीडिएटली मिल जा रहे हैं हमको ये पॉजिटिव बेनिफिट्स, लेकिन फ्यूचर के अंदर इसके नेगेटिव रिपरकशंस होने वाले हैं। जैसे उन्होंने बताया क्लाइमेट चेंज के ऊपर कि कैसे क्लाइमेट चेंज एक फ्यूचर बहुत बड़ा रिस्क है जो ह्यूमैनिटी फेस कर रही है, जिसका रिपरकशन ऑलरेडी हम देख रहे हैं। अभी 1970s 80s के बाद में ग्लोबल वार्मिंग के बेसिस पे कैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कैसे द एंटायर वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स दिस, एंड हाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, जैसे ये छोटे छोटे फिजी अपने लिए एक नया देश खरीद रहा है बिकॉज ऑफ राइजिंग सी वाटर्स। इमेजिन द सर्कमस्टेंसेस। ये है गिडन्स पैराडॉक्स। पैराडॉक्स सिचुएशन है कि आज इमीडिएटली हमको पॉजिटिव हो रही है, लेकिन आगे जाके इसके नेगेटिव रिपरकशंस हमको देखने पड़ेंगे। फ्यूचर डिस्काउंटिंग कर रही है सोसाइटी आज। फ्यूचर डिस्काउंटिंग का मतलब कि क्योंकि प्रॉब्लम्स फ्यूचर में है, वी आर लार्जली नॉट वेरी मच सीरियस अबाउट दीज प्रॉब्लम्स। क्यों? ह्यूमन सिस्टम या ह्यूमन जेनेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर आप नोट करते हो, डे टू डे लाइफ में भी आपने फेस किया होगा कि जो चीज फ्यूचर में होती है हम उसको उतना सीरियसली सोचते नहीं है टेक्निकली। इसीलिए आप देखते हो जो लोग क्रिएटिव है, जो लोग जिन लोगों ने एक फ्यूचर विजन रखा है, दे लार्जली आर हैविंग बेटर पोजीशंस इन द सोसाइटीज टुडे। क्यों? वो लॉन्ग टर्म सोच के चलते हैं। डे टू डे लैंग्वेज में भी हम बोलते हैं कि यार दूर की सोच रखनी चाहिए। फ्यूचर डिस्काउंटिंग इज वन विच टॉक्स अबाउट कि हाउ वी आर largely not concerned about the future dangers and we are more concerned about the immediate rewards the modernity largely gives. According to Giddens, हम लोग एक छोटे रिवार्ड के लिए एक लॉन्ग टर्म रिस्क को फेस करने वाले हैं कि अभी मैं रिवॉर्ड्स थोड़े से बेटर हो रहे हैं, इमीडिएटली मिल रहे हैं, चाहे वो छोटे ही मिले। हम आज इन रिवॉर्ड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ना कि फ्यूचर के अंदर जो ये रिस्क लेके आने वाले हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एंड एट द सेम टाइम उन्होंने एक एग्जाम्पल और एनालॉजी ली स्मोकर की कि कैसे एक स्मोकर डज नॉट क्विट ए सिगरेट। वो धीरे धीरे जैसे जैसे एज होती है वो 40s के बाद में सीरियसली सोचने लगता है कि नहीं अब मुझे सिगरेट छोड़नी पड़ेगी। और ये है एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल कि हाउ वी चूज स्मॉल रिवॉर्ड्स, कि अभी आपको सिगरेट स्मोक करना सही सा लग रहा है, बट धीरे धीरे जब 40s के बाद में आते हो तब आपको जब हेल्थ इश्यूज आने लगती है तो यू स्टार्ट थिंकिंग कि कैसे अब ये डेंजरस हो सकता है, रिस्की हो सकता है, तो आप छोड़ने की सोचते हो। दिस इज कॉल्ड एज फ्यूचर डिस्काउंटिंग। इमीडिएटली बिकॉज हमारे बेनिफिट्स हो रहे हैं या फिर टेक्निकली लॉस नहीं होते तो वी लार्जली डू नॉट थिंक ऑफ लिविंग इट। द एनालॉजी अप्लाइज टू क्लाइमेट चेंज। जो स्मोकर की एनालॉजी थी वो क्लाइमेट चेंज पे भी अप्लाई होती है कि पीपल आर अडिक्टेड टू द मॉडर्न यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मोबिलिटी। ये जैसे फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल देते हैं, तो एडिक्शन होने के कारण आज हम पानी वेस्ट कर रहे हैं, आज हम इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहे हैं, आज हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाइफस्टाइल्स पे आ रहे हैं जिसे अगर हम यूज़ करें एक वर्ड तो हाई कार्बन लाइफस्टाइल। सोशोलॉजी वाले नोट कर लें, हाई कार्बन लाइफस्टाइल्स, कि अपनी लाइफस्टाइल जो है वो हाई कार्बन लाइफस्टाइल्स हो चुकी है कि हम ज़्यादा वो काम करते हैं जिसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल कंज्यूम हो रहा है या फिर एटलीस्ट कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन हो रही है क्लाइमेट चेंज को, और हम उन सारी वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं जो क्लाइमेट साइंटिस्ट हमें दे रहा है। आईपीसीसी की रिपोर्ट, मुझे कौन सा फ़र्क पड़ने वाला है यार, आई एम एन अमेरिकन, कंट्री मुझे प्रोटेक्ट कर लेगी, आई एम एन इंडियन, मैं सी लेवल के पास में नहीं रहता, बॉम्बे में रहता ही नहीं हूँ, मुझे क्या करना है, मैं तो कहीं शिमला के अंदर हूँ। अब प्रॉब्लम ये है एंथनी गिडन जो बोलते हैं कि ये जो मॉडर्निटी है ग्लोबलाइजेशन से जो आ रही है, लेट मॉडर्निटी, उसके बेसिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स आई, और वो डिटेल में डिस्कस करते हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स कि कैसे उस नेगेटिव इम्पैक्ट में उन्होंने डिस्कस किया क्लाइमेट चेंज। सो आई विल समराइज द एंटायर थिंग नाउ इन इंग्लिश दैट अकॉर्डिंग टू एंथनी गिडन्स the globalization has brought the society into late modernity. This late modernity have both positive and negative repercussions. The negative repercussions are largely seen in the context of climate change. Giddens opines that we are living in a paradoxical world where people largely go for future discounting as they give more prominence to contemporary phenomena rather than the future risk which they are going to face. And as a result, he opines कि कैसे इसी modernity, that is इस globalization के कारण हम क्लाइमेट चेंज पे आ रहे हैं। तो सर याद क्या रखना है आपको? कुछ चीजें याद रखनी है। वन, एंथनी गिडन्स के अंदर लेट मॉडर्निटी, सेकंड
इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे वो क्लाइमेट चेंज पे डिस्कस करते हैं। और थर्ड, गिडन्स पैराडॉक्स, ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन लेके आ रहा है ग्लोबलाइजेशन। तो एज फार एज द सोशियोलॉजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम द एंथनी गिडन्स पर्सपेक्टिव इज कंसर्न्ड, these are the 3 key points which you should remember as far as Giddens is concerned. तो Giddens के लिए सिर्फ इतना याद रखना है। अब चलते हैं अपने कुछ नेक्स्ट स्कॉलर के ऊपर, जिनका नाम है, नॉर्मली हम ये सारे स्कॉलर्स पढ़ते ही नहीं है और मैं इसलिए करा रहा हूं कि आपके आंसर्स के अंदर एक नोवेलिटी आए। अगर आंसर्स में नोवेलिटी होगा, ये बात वो लोग समझ पाएंगे जिन्होंने मेंस दिया है। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले जो देख रहे हैं शायद इस चीज़ को इतना सीरियसली अभी समझ नहीं पाएंगे। 4 इंटरव्यूज़ देने के बाद एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी 2012 तक, कि अगर आंसर आपके एवरेज सारे लोगों से मैच कर रहे हैं तो आपके मार्क्स भी एवरेज सारे लोगों से मैच करेंगे। अगर आपके हर आंसर के अंदर कुछ नोवेल पॉइंट्स है तभी जाके वो 300 प्लस आएंगे। तो these lectures would only be understood by the people who are really serious about these examinations. The people who are just watching it for the sake of watching may not largely reap certain benefits out of these examinations. क्यों? जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं उन्हें चाहिए कि सर नोट्स दे दो, सर डिक्टेट करा दो, सर XYZ कर दो। क्यों? उन्हें चाहिए कि सारा मटेरियल उनकी टेबल पे सामने पड़ा हो। लेकिन मटेरियल से अगर सब कुछ होता तो हर कोई सोशियोलॉजी ऑप्शन लेके बैठा होता कि छोटा सा ऑप्शनल है कर लेंगे। आप सोशियोलॉजी में एनालिसिस चाहिए होती है और एनालिसिस के लिए आपकी एनालिसिस कहीं नॉच हायर होनी चाहिए। उसके लिए ये सारे स्कॉलर्स करा रहा हूँ ताकि आपके पास ग्लोबलाइजेशन में ये 4 लेक्चर के बाद में कुछ पढ़ना बाकी नहीं रह जाए एज फार एज सोशियोलॉजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज कंसर्न्ड और इट्स इम्पैक्ट हैज टू बी डिस्कस्ड सोशियोलॉजिकली। एक स्कॉलर है डी सोसा सैंटोस, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है एपिस्टेमोलॉजीज ऑफ साउथ। अब इनका ये मानना है कि ग्लोबलाइजेशन, इमैनुअल वेलरस्टीन आपको याद है जो हमने पहले पिछले सेशंस में कुछ किया था, तो इनका इमैनुअल वेलरस्टीन बोलते थे कि कैसे ग्लोबलाइजेशन इज लीडिंग टू डिपेंडेंसी ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड ओवर डेवलप्ड वर्ल्ड, कि डेवलपिंग वर्ल्ड को इस तरीके से कनेक्ट किया गया है वर्ल्ड सिस्टम के अंदर कि डेवलपिंग वर्ल्ड पे हमेशा एक रुतबा डेवलप्ड वर्ल्ड का बना रहेगा, एक डोमिनेशन डेवलप्ड वर्ल्ड का बना रहेगा। यही कुछ ऐसी सी चीज बोलते हैं। लेकिन ये बोलते हैं वेलरस्टीन, क्या बोलते हैं? वेलरस्टीन बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी के कारण डोमिनेंट कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर डोमिनेशन मेंटेन करके रखती है। लेकिन सैंटोस बोलते हैं कि यही चीज डेवलप्ड वर्ल्ड, आपको समराइज करके सैंटोस समझा रहा हूं, देन आई विल कम टू द कंटेंट, कि सैंटोस ओपाइंस दिस डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड वर्ल्ड इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसीज, रादर देन एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है? एपिस्टेमोलॉजी होती है द प्रोसेस ऑफ गेनिंग और डेवलपिंग नॉलेज। एक तरीका जिससे नॉलेज डेवलप किया जाता है। अगर आपको सिंपल से समझू, प्लेटो जो स्कॉलर्स हैं, प्लेटो बोलते हैं द नॉलेज कैन ओनली बी डेवलप थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स। यस, हेगल पहले स्कॉलर नहीं थे जिन्होंने डायलेक्टिक्स वर्ड यूज किया, प्लेटो पहले स्कॉलर्स थे। और मीनिंग डायलेक्टिक्स का क्या था? डिस्कशन, कि कोई भी नॉलेज डेवलप होने का एक ही तरीका है, डिस्कशंस। अगर आप डिस्कस करोगे तो नॉलेज डेवलप होगा। ऐसा सा ही मानना हमारे बुद्धिज्म के अंदर भी है, हमारे बहुत सारे और रिलीजन के अंदर है। तो नॉलेज गेनिंग प्रोसेस क्या होता है? वो होता है एपिस्टेमोलॉजीज। सो एपिस्टेमोलॉजी largely refers to a process where it refers to a process of developing the knowledge. So D Santos बोलते हैं कि it's not just the technology which leads to the domination of developed world over developing countries, कि सिर्फ टेक्नोलॉजी के बेसिस पे डोमिनेशन नहीं है, वो डोमिनेशन है। The domination according to Santos exists at multiple levels. और यहां पे वो ये बोलते हैं कि कैसे डोमिनेंट कंट्रीज या डेवलप्ड वर्ल्ड अपनी आइडियोलॉजी के बेसिस पे लोगों को डोमिनेट कर रहे हैं, कि ऐसी आइडियोलॉजी फैला दी जाती है जिसके बेसिस पे आपको हमेशा ये लगता है वेस्ट इज सुप्रीम। और वेस्ट को जब सुप्रीम मान लेते हैं तो कोई भी चीज ईस्ट से कनेक्टेड जो होती है उस सारी चीजों को हम नेगेटिव तरीके से देखते हैं। तो ये
एसेंस है डी सैंटोस का कि हाउ द साउथ इज बीइंग डोमिनेटेड बाय नॉर्थ बाय क्रिएटिंग एपिस्टेमोलॉजीज, कि ऐसी ऐसी नॉलेज अपने डेवलप कर लेते हैं वो या प्रचार करते हैं उनका, जिसके बेसिस के ऊपर साउथ के ऊपर डोमिनेशंस बनाया जा सके। अब देखते हैं एग्जैक्टली बोलते क्या है वो। इफ यू लुक इनटू डी सैंटोस, इन ही इज हैविंग वन डायरेक्ट कनेक्शन विथ इमाइल डरखाइम। डरखाइम ने क्या बोला कि कल्चर और नॉलेज इनसेपरेबल है, कि जैसे कल्चर और नॉलेज को आप सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज डरखाइम वाज द स्कॉलर हु लार्जली स्ट्रेस्ड और एम्फसाइज्ड ऑन कलेक्टिविटी, सोसाइटी को सेंटर में रख के चीजें चलती थी। वैसे ही सेंटोस मानते हैं कि कल्चर और नॉलेज सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ये पोर्चुगीज सोशोलॉजिस्ट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस इफ यू कैन जस्ट रिमेंबर द नेम डी सैंटोस, सोसा सैंटोस, जिन्होंने वेलस्टीन और डरखाइम को कंबाइन किया। वेलस्टीन से वो मानते हैं कि हाँ डेवलप्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज को डोमिनेट करती है, और डरखाइम से वो बोरो करते हैं कि कैसे कल्चर एक नॉलेज से सेपरेट नहीं किया जा सकता, और दोनों को कंबाइन करके अपनी एक थियरी देते हैं जहां पे वो मानते हैं कि कैसे कल्चर बैटल क्रिएट हो गई है ग्लोबलाइजेशन से। लोगों ने कल्चर को इस तरीके से प्रोपेगेट किया है कि कुछ कल्चर सुपीरियर माने जाते हैं और कुछ कल्चर इंफीरियर माने जाते हैं। So D Santos combines both Durkheimian perspective as well as the perspective of Immanuel Wallerstein, और वो बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कारण दो ग्रुप बन चुके हैं, एक डोमिनेंट जो हेजिमनी है, जो हेजिमनिस्टिक है, जो कंट्रोल रखते हैं, और दूसरा डोमिनेटेड जहां पे जो डोमिनेंट जो है जिसके ऊपर डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेटेड दैट इज काउंटर हेजिमनी। हेजिमनी और काउंटर हेजिमनी एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है ग्राम्स्की का। ग्राम्स्की देते हैं, ग्राम्स्की इज लार्जली ए नियो मार्क्सिस्ट, और वो कॉन्सेप्ट देते हैं हेजिमनी और काउंटर हेजिमनी का। अब वो बोलते हैं द बैटल टेक्स प्लेस एट नंबर ऑफ लेवल्स इंक्लूडिंग कल्चर, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स, इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स एक्सेट्रा। ये एसेंस आपको सिर्फ सैंटोस का याद रखना है कि डी सैंटोस बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन हैव लार्जली बॉट डोमिनेशन ऑफ द डोमिनेंट्स एंड दिस डोमिनेशन इज लार्जली टेकिंग प्लेस एट मल्टीपल लेवल्स। मल्टीपल लेवल्स बोलते ही वो जो टेक्नोलॉजी बेस्ड डोमिनेशन है इमैनुअल वेलस्टीन का, वो फॉल कर जाता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी पे नहीं भाई साहब डोमिनेशन हो रहा है, डोमिनेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, कल्चर, हर लेवल पे डोमिनेशन होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ में आया कि एग्जैक्टली ये क्या डोमिनेशन की बात करते हैं और ये कैसे बनाया जाता है। ये बोलते हैं कि डोमिनेंट कंट्रीज ने मॉडर्न साइंस को इतना सेलिब्रेट किया है, मॉडर्न साइंस हैज कॉलोनाइज्ड आवर थिंकिंग टू सच एन एक्सटेंट दैट डाइवर्जिंग फ्रॉम इट क्लासिफाइड एज इरैशनल थॉट। ये वेस्टर्न कंट्रीज ने साइंस को सुप्रीम मान लिया है। साइंस हैज बीन कंसीडर्ड एज सुप्रीम बाय द वेस्टर्न स्कूल्स, वेस्टर्न नेशंस और द डोमिनेंट नेशंस, और कोई भी चीज साइंस के अगेंस्ट होती है उसे हमेशा इरैशनल माना जाता है। तो इंडिया को क्या बोला गया? ए स्नेक चार्मर्स कंट्री। जो चीज साइंस से कनेक्टेड नहीं है ये वेस्ट के लिए होती है इरैशनल है। तो इंडियन कल्चर, ईस्टर्न अपब्रिंगिंग, ईस्टर्न थॉट, ईस्टर्न मेडिकल सिस्टम्स, आज भी अमेरिका के अंदर जो हमारे यूनानी, योगा या फिर इन सारी नेचुरोपैथी, इन सारी जो मेडिसिन होती है, जो टेक्निकल इंडिया में मेडिसिन मानी जाती है, वहाँ पे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स माने जाते हैं। उनको अभी भी मेडिसिन का दर्जा नहीं दिया गया। क्यों? इनके पीछे कोई क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं होती है। सच ये एंशिएंट नॉलेज से चली आ रही है। तो हो क्या रहा है, जो साइंस नहीं है उनके लिए वो सारा का सारा इरैशनल थॉट है, और इसी थॉट को डेवलपिंग कंट्रीज पे दे दिया गया। तो आज आप और हम लोग क्या करते हैं, इसी थॉट के बेसिस पे हम ये मानते हैं कि नहीं ये साइंस नहीं है तो साइंटिफिक नहीं है। हम अपने ही कल्चर को क्वेश्चन करते हैं, अपनी ही चीजों को क्वेश्चन करते हैं। योगा उनानी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो शायद एक बेटर वेल बीइंग के बारे में बात करता है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में बात करता है, लेकिन हम लोगों ने उन सिस्टम को मानना छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि वेस्ट ने ऐसा थॉट बताया, ऐसा जादू चलाया, मैजिक फैलाया कि साइंस ही सब कुछ सुप्रीम मान ली गई, एंड एज अ रिजल्ट बाकी सारी कल्चर के ऊपर हेजिमनी आ जाती है साइंस की, और साइंस पे हेजिमनी किसकी है? वेस्ट की। और ये साइंस कंट्रोल कौन करता है? वेस्ट। तो वेस्ट जो साइंस कंट्रोल करता है और साइंस को सुप्रीम मान लेते हैं, तो टेक्निकली यू पीपल और आई और यू और द डेवलपिंग कंट्रीज वुड आल्सो लार्जली बी टॉकिंग
थ्रू द माउथ ऑफ वेस्ट। सो आई होप अब आपको समझ में आया कि कैसे ग्लोबलाइजेशन इज बिल्डिंग अ ग्लोबल हेजिमनी ऑफ डोमिनेंट कंट्रीज बाय लार्जली स्प्रेडिंग ideologies. These ideologies are of culture, technology, economics, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा। एक और एग्जांपल देता हूं कैसे वेस्टर्न कंट्रीज मानती है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, और इसके बेसिस पे हर डेवलपिंग कंट्रीज वेस्टर्न डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। इधर आपको एक स्कॉलर का नाम बताता हूं, जेएस मिल। जेएस मिल मॉडर्नाइजेशन थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी देते हैं और बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ सिस्टम्स, बट साथ ही साथ में वो ये भी बोलते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डेमोक्रेसी सुटेबल नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी को फंक्शन करने के लिए चाहिए इंटेलेक्चुअल्स, और इंटेलेक्चुअल्स नहीं है सोसाइटी में, तो डेमोक्रेसी वुड नॉट बी ए बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, रादर देन डेमोक्रेसी वुड हैव मोर नेगेटिव रिजल्ट्स। तो कुछ कनेक्शंस बैठाए मैंने जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो डी सैंटोस को अगर हम फिर समराइज करें तो डी सैंटोस मानते हैं कि डोमिनेंट की डोमिनेशन होती है बिकॉज ऑफ देयर आइडियोलॉजीज, और ये आइडियोलॉजीज डिफरेंट लेवल पे होती है। तो सॉल्यूशन क्या है इन भाई साहब के हिसाब से? सॉल्यूशन है कॉस्मोपॉलिटन इकोलॉजी ऑफ नॉलेज, कि ऐसा एक नॉलेज जो कोई भी सुप्रीम नहीं माना जाए, जो सबकी एक कॉम्बिनेशन हो। अगर ये किया जाएगा तब जाके हम इस हेजिमनी से बाहर आ सकते हैं। लेकिन इमैनुअल वैलेस्टीन अपनी टेक्नोलॉजी थियरी में क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि कैसे डेवलपिंग कंट्रीज को एक लिमिटेड लेवल पे इंटरेक्ट करना पड़ेगा वर्ल्ड सिस्टम में, और इनके हिसाब टू कम आउट ऑफ दिस डोमिनेशन। और इनके हिसाब से वो डोमिनेशन का सॉल्यूशन है कि एक नॉलेज ऐसा बनाया जाए, जैसे अकबर ने दीन इलाही का कॉन्सेप्ट दिया, जहां पे बहुत सारी रिलीजन से उन्होंने चीजें बोरो की और एक रिलीजन बनाने की कोशिश की। वैसे ही ये बोलते हैं एक कॉस्मोपॉलिटन नॉलेज बनाना पड़े और कॉस्मोपॉलिटन इकोलॉजी ऑफ नॉलेज बनाना चाहिए। तो डी सैंटोस और एंथनी गिडेंस, फिर मैं 2 लाइन में समराइज करता हूं। एंथनी गिडेंस ग्लोबलाइजेशन, नेगेटिव इंपैक्ट, क्लाइमेट चेंज। डी सैंटोस ग्लोबलाइजेशन, डोमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ culture factors and multiple factors, ideologies, thought process, knowledge, और काउंटर करने के लिए सॉल्यूशन ये है। तो मेक श्योर ग्लोबलाइजेशन दोनों डिस्कस करते हैं, और ग्लोबलाइजेशन के बेसिस पे अलग अलग डायरेक्शन में डिस्कस करते हैं ये दोनों। तो ये था आज का हमारा दूसरा स्कॉलर, जहां पे हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन की इंपैक्ट सोशियोलॉजिकली और बेहतर कैसे लिखी जा सकती है बाय यूजिंग दीज टाइप्स ऑफ स्कॉलर्स। अब बढ़ता हूं मेरे थर्ड स्कॉलर की तरफ, मैनुअल कैसल्स, इंपॉर्टेंट स्कॉलर। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया नेटवर्क सोसाइटी का। नेटवर्क सोसाइटी होती क्या, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं। मैक्स वेबर आते हैं, ताकि बैकग्राउंड जानना इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को जब आप पढ़ते हो उसका बैकग्राउंड पता है तो आपको चीजें रिकलेक्ट करने में आसानी हो जाती है। मैक्स वेबर आते हैं। मैक्स वेबर ने कॉन्सेप्ट दिया ब्यूरोक्रेसी का। लेकिन जैसे ही हम पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आते हैं, पोस्ट इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट था डैनियल बेल का। डैनियल बेल ने टर्म पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी कॉइन किया था। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती क्या है? सर्विस डोमिनेटेड एंड आईटी डोमिनेटेड सोसाइटी। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जैसे हम आते हैं, जैसे आज जो ये ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन से हम देखते हैं कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी स्प्रेड हो रही है। अब ये पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी स्प्रेड होती है तो लोगों ने ये क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि ब्यूरोक्रेसी इज इनसफिशिएंट। ये जो हायरार्किकल बेस्ड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है या मैनेजमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज नॉट सुटेबल। ये सुटेबल नहीं है, तो एक नया सिस्टम आना चाहिए। वो नया सिस्टम हम देखते हैं मैनुअल कैसल की राइटिंग्स में कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लिए हमें चाहिए नेटवर्क सोसाइटीज, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस। के सोसाइटी में आज ब्यूरोक्रेसी एंड हायरार्कीज आर नॉट सफिशिएंट, रादर देन वन शुड गो फॉर नेटवर्क सोसाइटीज। अब ये चीज वो डिस्कस करते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, बट अगर ये बैकग्राउंड क्लियर है तो दिस इज इट। नाउ अब इसको यूज कहां करना है? नो डाउट ग्लोबलाइजेशन यूजेस कहां पे है?
फर्स्ट ग्लोबलाइजेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी और नेटवर्क सोसाइटी यूज करेंगे, लेकिन हो सकता है ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन मैक्स वेबर तो श्योरली आ सकता है क्योंकि मेजर स्कॉलर है, आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। उधर आपको क्या करना है, मैक्स वेबर का जब कोई क्वेश्चन आता है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, तो एक एज अ क्रिटिक या एक एज अ लिमिटेशन और ब्यूरोक्रेसी पे यूज कर सकते हो क्या, इसी नेटवर्क सोसाइटी को, कि आज के टाइम के अंदर ब्यूरोक्रेसी लार्जली हैज अ लिमिटेड कैपेसिटीज इन ऑर्डर टू लार्जली फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, एंड इन सच अ सोसाइटी व्हाट वी रिक्वायर एज हाईलाइटेड बाय मैनुअल कैसल इज नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस। तो डायरेक्टली यूज करना है तुम्हें मैक्स वेबर के अंदर, और उसके साथ साथ ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन आए तो 100% यूज करना ही करना है। और एक चीज बात, ये सारे के सारे पीडीएफ्स एंड पीपीटी इस चैनल पे अवेलेबल होंगे, लेकिन बी वेरी क्लियर, हर सैटरडे मैं ये सारी पीडीएफ्स और सारे के सारे पीपीटीज अपलोड करूंगा जैसे जैसे मेरे लेक्चर्स होंगे। ये सारी चीजें आपको इस चैनल पे अवेलेबल होगी, t.me/ और /दिवाकर बोथरा, DIVAKARBOTHRA। ये सारी पीडीएफ्स आपको वहां पे मिल जाएगी ताकि आप बैठ के इसको रिवाइज कर सको। यहां से सिर्फ आपको जो लेके जाना है वो कॉन्सेप्ट है। तो रेदर देन फोकसिंग ऑन द पीडीएफ, फोकस ऑन व्हाट आई एम एक्चुअली सेइंग। पढ़ने के लिए याद में बाद में आपके पास रहेगा। अब आते हैं हम मैनुअल कैसल्स के अंदर। ये बोलते हैं डैनियल बेल का जो कॉन्सेप्ट था मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पोस्ट इंडस्ट्रियलिज्म या पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आती है ग्लोबलाइजेशन से, और ये होती है जो सर्विस लेड इकोनॉमीज है। जो इंडियन सोसाइटी आज देखें हम टूवर्ड्स पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज जा रहे हैं। और अगर यहाँ पे आपको बॉमन को यूज करना है तो लिक्विड मॉडर्निटी। कितना कनेक्टेड है सोशियोलॉजी, नहीं? एक एक कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से यूज किए जा सकते हैं। यहीं पे हम नेटवर्क सोसाइटी यूज करते हैं, यहीं पे हम लिक्विड मॉडर्निटी यूज करते हैं, यहीं पे हम लेट मॉडर्निटी यूज करते हैं। एंथनी गिडन्स यूज किया जा सकता है, बॉमन यूज किया जा सकता है, कैसल्स यूज किया जा सकता है। और यूपीएससी ने इस पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को क्वेश्चन पूछा है आपके चैप्टर वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ के अंदर। पोस्ट इंडस्ट्रियल वर्ड मेंशन करके उसने बताया है कि कैसे वर्क ऑर्गेनाइजेशन अब चेंज होगा। तो पहले अगर आपको पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या है पता रहे, जो इन स्कॉलर से पता लग रही है, तो आप आराम से वर्क ऑर्गेनाइजेशन बता सकते हो। अब कैसल्स बोलते हैं कैपिटलिज्म अब जो है ग्लोबलाइजेशन के बाद में, कैपिटलिज्म इज नाउ सेंटर्ड अपॉन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर आज कैपिटलिज्म रन करता है। सो कैपिटलिज्म 19th सेंचुरी का अलग था और ये 20th और 21st सेंचुरी का कैपिटलिज्म थोड़ा सा अलग है। ये बोलते हैं कि आज ग्लोबलाइजेशन के कारण हम इंफॉर्मेशन एज में आ चुके हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज बॉट द कैपिटलिज्म और सोसाइटी इनटू इंफॉर्मेशन एज। और क्योंकि इंफॉर्मेशन एज में आए हैं, द लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो वर्क है वो भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, जॉइंट फैमिली जब थी तो एक वर्क ऑर्गेनाइजेशन फैमिली में अलग तरीके से था, और न्यूक्लियर फैमिली जब आ रही है और आगे जाके जब हम देखते हैं कि एक सोशल करंट से सोशल फैक्ट बन जाएगा लिव इन रिलेशनशिप, तो फिर एक अलग तरीका का इंटरेक्शन होगा, अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस होगी। जैसे वुमेन्स बाहर जाके वर्क करने लगे तो एक फैमिली ऑर्गेनाइजेशन इंपैक्ट हुई। तो इमेजिन करो एक इस चीज से फैमिली ऑर्गेनाइजेशन इंपैक्ट हो रही है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब सोसाइटी के अंदर आ जाएगी तो डेफिनेटली आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो भी तो चेंज होगा। और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बताते हैं कि कैसे नेटवर्क सोसाइटी चाहिए। द वेरी ग्लोबलाइजेशन हैज ऑल्टर्ड द नेचर ऑफ सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप विच इज सीन। सोसाइटी अब पोस्ट इंडस्ट्रियल में पहुंच गई है और सोशल रिलेशनशिप एक नेटवर्क फॉर्म में बन चुके हैं। सर ये नेटवर्क बार बार हम यूज कर रहे हैं, एग्जैक्टली होता क्या है? ब्यूरोक्रेसी ऑपरेट्स ऑन प्योरली द प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्की। हायरार्की पे ऑपरेट करता है ब्यूरोक्रेसी, ये आपको अच्छे से पता है कि ब्यूरोक्रेसी ऑलवेज ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्की। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन वो होती है, हायरार्की का मतलब क्या है? एक पोजीशन होती है
जिसमें सारा का सारा पावर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक्सेट्रा। एक कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस लोगे तो डीजीपी उनका हेड होता है। एक प्रॉपर तरीके से हायरार्की चल रही है, कौन क्या क्या कर सकता है, क्या क्या पावर्स है, लेकिन कंसंट्रेशन पूरी पुलिस के डिसीजन का या पावर एक पोजीशन पे होता है, दैट इज डीजीपी। दिस इज नाउ कॉल्ड एज हायरार्की, और इस प्रिंसिपल पे चलती है पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी। नेटवर्क। अब ये ऑर्गेनाइजेशन कैसल्स के हिसाब से सूटेबल नहीं है, क्योंकि हम एक लिक्विड मॉडर्निटी के अंदर है। अगर हम बॉमन के टर्म में देखें, लेट मॉडर्निटी के अंदर है, या फिर पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, इन सारी सोसाइटीज में चल नहीं सकती। तो अब इसके लिए हमें चाहिए नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एक ऐसा कुछ नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसके अंदर कोई भी आप में से ये बता सकता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन कौन सी है? नहीं, हर पोजीशन अपने अपने लेवल पे इंपॉर्टेंट है। एक भी नेटवर्क अगर ब्रेक कर जाता है तो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, बिकॉज एवरी पार्ट हैज अ पोजीशन, एवरी पार्ट हैज इट्स इंपॉर्टेंस। और इस नेटवर्क की सबसे खास बात होती है फ्लूइडिटी, डायनामिक नेचर, कि आपको अगर इससे इंटरेक्ट करना है डायरेक्ट इंटरेक्ट करोगे, लेकिन यहां पे अगर एक एसपी को इधर इंटरेक्ट करना है तो पहले उसे इधर जाना पड़ेगा, फिर इधर जाना पड़ेगा, फिर इधर जाना पड़ेगा। तो हायरार्की में इधर तक पहुंचने के लिए दो चीजों से गुजरना पड़ेगा। यहां पे यू कैन डायरेक्टली कन्वर्सेशन, हैव अ कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन विद एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क। दिस इन द मोस्ट सिंपलेस्ट टर्म इज नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। आज आपको इंडिया में दिखाई देती है थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्टअप्स। तो जब सोशोलॉजी स्टार्टअप पे आए तो फिर नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल कैसल्स का यूज किया जा सकता है। मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल कैसे बनाना है तो एक नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन यूज किया जा सकता है। गुड गवर्नेंस कैसे लानी है तो एक नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन यूज किया जा सकता है। इसलिए मैंने बोला था कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ सोशियोलॉजी में नहीं, ऑलमोस्ट हर पार्ट में आपको काम आएगा, अगर आपको 6-7 ये स्कॉलर्स एक पेज के नोट्स बना के अगर आप रख लेते हो। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी सी कि नेटवर्क सोसाइटी जरूरी है, क्योंकि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आया हुआ है। ये बोलते हैं कैसल सेज ए नेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज इट हैज नो सेंटर। कोई सेंटर नहीं है, जो मैंने आपको डायग्राम में बताया, कोई एक हायरार्की नहीं है जो यहां पे डीजीपी की हुआ करती थी, कोई सेंटर नहीं है इधर। इट हैज नो सेंटर, इट इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ नोड्स। मैंने अभी आपको बताया थे बहुत सारे सीरीज ऑफ नोड्स से बनाई जाती है, ऑफ वेरिंग इंपॉर्टेंस, बट नेवरदलेस ऑल आर नेसेसरी इन ऑर्डर फॉर ए नेटवर्क टू ऑपरेट। के अलग अलग इंपॉर्टेंस हो सकती है इनकी, लेकिन सब के सब नेसेसरी है अगर पूरे नेटवर्क को चलाना है तो। सो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन डिफाइंड बाय कैसल्स एज an organization which has no well defined center and all the parts are largely important for the organization to operate. So अब आगे बढ़े, ये नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन अफोर्डेबल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कारण आया है। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हमने देखा आईटी डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, और आईटी डोमिनेटेड इंडस्ट्री के कारण ये नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रही है। और यहां पे क्या होता है, एक इंस्टेंटली ट्रेड एक्सचेंज हो सकती है इंफॉर्मेशन, आइडियाज या फिर कोई और चीजों की। सो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू कैसल्स इज लार्जली ए ऑर्गेनाइजेशन विच इज द रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो याद क्या रखना था, एंथनी गिडन्स में लेट मॉडर्निटी, क्लाइमेट चेंज याद रखनी है। और अगर हम इसमें बात करें मैनुअल कैसल्स में, तो मैनुअल कैसल्स के और डी सैंटोस के अंदर आपको याद रखना है कि कैसे डोमिनेशन ग्लोबलाइजेशन में कैसे कल्चर के कारण भी आ रहा है, एक आइडियोलॉजी स्प्रेड करने के कारण भी आ रहा है। और मैनुअल कैसल्स के अंदर आपको याद जो रखनी है वो ये है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन से नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस बन रही है सोसाइटी के अंदर। तो दीज वर 3 स्कॉलर्स विच वी हैव डन एज ऑफ नाउ। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे स्कॉलर के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉलर, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक आज जो मैंने किया समरी में यहां पर लिख दे रहा हूं,
एंथनी गिडन्स, लेट मॉडर्निटी, क्लाइमेट चेंज को याद रखना है। डी सेंटोस, कल्चर वाले एस्पेक्ट को ध्यान रखना है। मैनुअल कैसल्स, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है। और इसके पहले भी हमने 3-4 स्कॉलर किए हैं। अब आता है उलरिच बेक। इसकी यूजेबिलिटी बहुत सारी जगह पे है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे है। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है रिस्क सोसाइटी का। अगर आप में से कोई लोग कुछ ऑथेंटिक सोर्स पढ़ के बैठे हो तो आपको ये स्कॉलर ज़रूर पता होगा, लेकिन अगर ऑथेंटिक सोर्सेज नहीं पढ़े हैं तो शायद ये नाम आपने अभी तक सुना भी नहीं होगा। बट डर्कहाइम या मार्क जितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, शायद उतना ही इंपॉर्टेंट है उलरिच बेक। क्यों? पोस्ट मॉडर्न स्कॉलर है, एक पोस्ट मॉडर्निस्ट है, और इनकी थॉट बड़ी सही सी है जो आज बहुत सारे करंट इश्यूज के अंदर आप क्लियरली यूज कर सकते हो। अब एसेंस में बोलते क्या है? एसेंस में अगर हम देखें, उलरिच बेक largely gives the concept of risk society. He advocates that modern society के अंदर क्लास इज नॉट सफिशिएंट। क्लास खत्म हो चुका है। आज की जो ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी है, क्लास इज डेड, क्लास खत्म है। क्लास के बेसिस पे सोसाइटी इंपॉर्टेंट समझी नहीं जा सकती आज। क्यों क्लास खत्म है? वहां पे बोलते हैं कि रिस्क जो है, जो सोसाइटी में रिस्क है, वो इतने स्प्रेड हो चुके हैं कि कोई भी अपनी क्लास के बेसिस पे, दैट इज इकोनॉमिक पावर के बेसिस पे, उन रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल मैंने आगे पीपीटी में भी लगाया है इधर, कि कैसे कोविड-19 जब आया तो चाहे वो अंबानीज हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, पीएम्स हो, सीएम्स हो, डीएम्स हो, या एक हॉकर हो, रेडी वाला हो, या कोई भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कोई काम कर रहा हो, सबको इंपैक्ट हुई। आपके पैसों के दम पे आपने लाइफ नहीं खरीद ली। आप ज्यादा से ज्यादा जो उलरिच बेक बोलते हैं वो ये कि आप रिस्क को पोस्टपोन कर सकते हो, आपके पास पैसा है तो, कि अगर पोल्यूशन हो रही है तो मैं प्यूरिफायर्स खरीद सकता हूं, मैं चीजें खरीद सकता हूं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप भी उतने ही विक्टिम बनोगे उन चीजों के जितने के एक नॉर्मल या कॉमन मैन या मासेस बन रही है। तो एसेंस में उलरिच बेक की थियरी ये है, रिस्क सोसाइटी, दैट ग्लोबलाइजेशन हैव लार्जली बॉट रिस्क सोसाइटीज, कि ग्लोबलाइजेशन से रिस्क सोसाइटी आने लगी है, वेयर इट हैज ऑन वन हैंड लेड टू द डेथ ऑफ क्लासेस एंड ऑन अदर हैंड इट हैज यूनिवर्सलाइज्ड द रिस्क। नो कंट्री इज सेफ, कि रिस्क इतनी इंटरकनेक्टेड हो चुकी है ग्लोबलाइजेशन से कि कोई भी कंट्री किसी भी रिस्क से सेफ नहीं है। तो अगर आप ये मानती हो कि यूक्रेन का वॉर जो हो रहा है, चाइना के अंदर जो हो रहा है, या आर्मेनिया के अंदर जो हुआ, या पाकिस्तान में जो हो रहा है, इन सारी चीज़ों से इंडिया को कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तब बेक याद रख लेना कि कैसे हर कोई पे करेगा इसका प्राइस। तो जब हम देखते हैं गल्फ वॉर हुआ तो पूरा वर्ल्ड पे कर रहा था प्राइस ऑफ रिसेशन, क्योंकि प्राइस बढ़ गए थे ऑयल के। सब प्राइम क्राइसिस अमेरिका में जब हुआ तो कैसा पूरा वर्ल्ड फिर रिसेशन के अंदर आ गया। कोविड जब हुआ एक जगह में तो उसके बाद कैसे पूरे वर्ल्ड ने उसका प्राइस पे किया। तो आई होप एसेंस में समझ में आया। उलरिच बेक बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से रिस्क सोसाइटी आ जाती है, एंड रिस्क are largely faced by all, irrespective of their position, irrespective of their classes, or irrespective of their conditions in any societies. At the best, if I have money, I can postpone the risk, but I cannot largely avoid the risk. पहले अब इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। पहले वो मानते हैं कि रिस्क ओरिजिन जो थी वो नेचुरल थी, साइक्लोन से, सुनामी से, ये नेचुरल थी। और आज के टाइम के अंदर जो नए डेंजर्स आ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन से, वो प्योरली मैन मेड है, कि टेक्नोलॉजी जो लोगों ने बनाई है उसके बेसिस पे आज हम रिस्क फेस कर रहे हैं। तो टेक्निकली द रिस्क आर लार्जली मैन मेड टुडे। फर्दर, ये जर्मन सोशलॉजिस्ट थे और
ये बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से एक रिफ्लेक्सिव स्टेज पे आ चुके हैं हम, ठीक। और यहाँ पे मास्टरी ओवर नेचर इज नाउ इम्पॉसिबल, ये समझ चुके हैं हम कि इतना रिफ्लेक्सिव हो चुके हैं हम साइंस एंड, पहले क्या माना जाता था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज पनीशिया फॉर ऑल, सॉल्यूशन फॉर ऑल, कि एक ब्रह्मास्त्र है हर चीज़ों का, हर दवा, एक दवाई है हर मर्ज की। लेकिन आज ये उल्रिच बेक बोलते हैं कि कैसे ग्लोबलाइजेशन से सोसाइटी इतनी रिफ्लेक्सिव हो चुकी है कि हम मान चुके हैं ये चीज़ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर चीज़ का एंड नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। ये बोलते हैं कि एक रिस्क सोसाइटी को पैदा करती है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक रिस्क सोसाइटी लाती है जहां पे रिस्क यूनिवर्सल है, ये सारी की सारी रिस्क यूनिवर्सली फेस की जाएगी, रेस्ट्रिक्टेड नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे अब है ग्लोबलाइजेशन। दिस रिस्क रिक्वायर्स न्यू सोसाइटल रिस्पॉन्स, जो पुराने तौर तरीके थे इन रिस्क को टैकल करने के लिए। क्यों? पहले रिस्क थी तो एक पर्टिकुलर कंट्री में सीमित थी, लेकिन आज रिस्क क्योंकि ग्लोबलाइज्ड है तो वी लार्जली रिक्वायर अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। और वो रिस्पॉन्स कैसे होना चाहिए? ग्लोबल रिस्पॉन्स होना चाहिए, ग्लोबल इन नेचर होना चाहिए। आवर एडवांसेस हैव ओपनड अप न्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ डिजास्टर एट एन अनप्रेसिडेंट स्केल, कि ग्लोबलाइजेशन ने अनप्रेसिडेंट स्केल के ऊपर एक नए फॉर्म ऑफ डिजास्टर्स को क्रिएट किया है, जहां पे न्यूक्लियर वॉर्स, बायोलॉजिकल वॉर्स, केमिकल वॉर्स, एक्सेट्रा वॉर्स are largely becoming the reality or social fact of day-to-day life of humans in every society। और ये रिस्क की क्वालिटी क्या है ये बताते हैं कि ये जो नई रिस्क है, जो ये मैन मेड रिस्क है, इनकी कुछ क्वालिटी है। फर्स्ट, इररिपेरेबल डैमेज होगा इससे, वो डैमेज जो होने के बाद में आप वापस बैक टू नॉर्मल में नहीं आ सकते हो। जैसे आप देखते हो भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर क्या हुआ कि आज भी भोपाल के लोग वो प्राइस पे कर रहे हैं। डिफॉर्मिटीज, जेनेटिक म्यूटेशंस, XYZ, देयर आर मल्टीपल थिंग्स और इश्यूज विच आर फेस्ड बाय द पीपल ऑफ भोपाल टुडे। तो कभी भी इररिपेरेबल डैमेज होगा, कोई ऐसा डैमेज जो आप वापस उस चीज को रिपेयर नहीं कर सकते या फिर बैक टू स्टेटस को नहीं आ सकते। सेकंड, प्रिकॉशनरी आफ्टर केयर जो मिलती थी पहले वो खत्म हो जाएगी। वी कैन नॉट रिटर्न टू द कंडीशन द वे दे वर बिफोर द एक्सीडेंट्स। थर्ड, कोई लिमिट नहीं है टाइम और स्पेस की। टाइम और स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टाइम और स्पेस को उल्रिच बेक भी यूज करते हैं, एंथनी गिडन्स भी यूज करते हैं। टाइम और स्पेस का मतलब यहां पे कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ने जो रिस्क है वो यूनिफॉर्म, यूनिवर्सल कर दी है। कोई एक ऐसा नहीं है कि लिमिटेड टाइम तक आप फेस करोगे या कुछ एक लिमिटेड स्पेस के अंदर फेस होगा कि कोई कंट्री फेस कर रही है। रैदर रिस्क एक जनरल एस्पेक्ट है जो हर कोई फेस कर रहा होगा आज। नाउ ये दो टाइप की रिस्क को डिवाइड करते हैं, रियल और वर्चुअल रिस्क। रियल जो है, जो हम इमीडिएटली फेस कर रहे हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है हम इमीडिएटली फील कर सकते हैं। इंडिया में अगर आप देखते हो तो ज्योग्राफी देख लेते हैं तुम्हारी कैसी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक कॉन्सेप्ट है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्मली आता था पहले नवंबर दिसंबर के आसपास, लेकिन आज हम देखते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैसे जनवरी और फरवरी तक भी आए हैं। तो कैसे हम देखते हैं कि ये रियल रिस्क है। पैटर्न्स चेंज हो चुके हैं, जहां पे बाढ़ आ रही थी वहां पे ड्रॉट आ रहा है, जहां पे ड्रॉट आता है वहां पे फ्लड्स आ रही है, जहां कहीं क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, सो मेनी थिंग्स। और एक है वर्चुअल रिस्क। ये वर्चुअल रिस्क क्या है, प्लीज ये मत समझना ये टेक्नोलॉजी वाला रिस्क है, नहीं 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 नहीं, ये मीडिया टाइप का सा इंटरनेट वाला, नो नो, वो वर्चुअलिटी की बात नहीं है यहाँ पे। वर्चुअल रिस्क वो होती है जो हम फ्यूचर में फेस करने वाले हैं, जिसका अनुमान लगाया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आईपीसीसी की रिपोर्ट बताती है कि अगर टेम्परेचर इतने इंक्रीज हो गए 5.5 डिग्री से अबोव, अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर के कारण, तो फिर क्या होगा, वीट के पैटर्न्स क्या होंगे, राइस के पैटर्न्स क्या होंगे, साइक्लॉन्स के पैटर्न्स क्या होंगे, सी लेवल का फंडामेंटल राइज क्या होगा, XYZ। तो ये है वर्चुअल रिस्क जो फ्यूचर में फेस करेंगे, और ये है रियल रिस्क जो इमीडिएटली फेस करते हैं। देखो, risk are also virtual, that they are represent current anxieties about events that have yet to take place। तो virtual risk वो है जो अभी होने वाले हैं और उनके लिए हम एंग्जाइटी है कि अरे यार ये क्या होने वाला है, ऐसा क्या होगा, इससे क्या होगा आगे। ये
अब इस रिस्क को मीनिंगफुल कैसे बनाया जाता है कि ये जो वर्चुअल रिस्क है, ये वर्चुअल रिस्क को प्रैक्टिकली लोग कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वहां पे बताते हैं कि कैसे मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन ऑर्डर टू मेक अस अवेयर अबाउट वर्चुअल रिस्क। जो कल रिस्क होने वाले हैं उनके बारे में हमें मीडिया एक नॉलेज देती है। तो हम देखते हैं कि मीडिया कैसे बात कर रही है कि पॉलिटिक्स क्या होगी, इमरजेंसी हुआ तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज हुआ तो क्या होगा, टेररिज्म इससे होने से क्या होगा, टेक्नोलॉजी अगर आ जाती है तो क्या होगा, ऑटोमेशन जो एक बहुत बर्निंग इशू है, ऑटोमेशन आने से क्या होने वाला है। तो कल अगर क्वेश्चन आता है मीडिया का, उलरिच भाई यूज करोगे कि नहीं? यस करोगे, कि कैसे मीडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी हमें फ्यूचर रिस्क से अवेयर कराने के लिए। वो बताते हैं कि वाइडर सोशल कॉन्सिक्वेंसेज इन लिविंग इन रिस्क सोसाइटीज चेंज्ड इन नेचर ऑफ इनइक्वालिटी। कि पहले तो उन्होंने बताया कि ग्लोबलाइजेशन से रिस्क सोसाइटी आई, फिर बताया टाइप्स ऑफ रिस्क क्या है, वर्चुअल रिस्क और प्रेजेंट रिस्क जो है रियल रिस्क। और अब वो बताते हैं कि इस रिस्क सोसाइटी कि जब ये रिस्क सोसाइटी डेवलप होती है ग्लोबलाइजेशन से, तो हम देखते हैं कि कैसे नेचर ऑफ इनइक्वालिटीज हैव चेंज्ड। जहां पे वो डिस्कस करते हैं कि सब अब फेस करने वाले हैं ये रियल और वर्चुअल रिस्क। कोई अपनी क्लास पोजीशन से सेफ नहीं हो पाएगा। तो अंबानीज भी अगर आप बाहर निकलेंगे तो वो सेम पोल्यूशन का शिकार होगा, ट्रैफिक जाम का शिकार होगा। या फिर रिसेंटली एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप कनेक्ट कर सको। हम देखते हैं कि कैसे साइरस मिस्त्री जो हैं एक्सीडेंट के शिकार हो गए। आई मीन वी कुड नेवर हैव इमेजिन्ड कि साइरस मिस्त्री जैसे बड़े लोग या फिर इतने प्रोटेक्टेड लोग जो है बिलियनर्स टेक्निकली वुड बिकम द विक्टिम ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। तो अगर हम देखते हैं कि ये एक्सीडेंट्स क्यों आए, क्योंकि एक आज जो रिस्क है वो सबको ही फेस कर रहे हैं। अगर आज हम रोड सही से नहीं बनाते हैं, अगर हम उनका फंडामेंटल्स राइट नहीं रखते हैं कि कैसे बनानी चाहिए, कहाँ से यू टर्न हो, कहाँ से क्या हो, क्या स्पीड लिमिट हो, तो कोई भी अपनी पोजीशन के बेसिस पे सेफ नहीं है दोस्त। एवरीबडी इज गोइंग टू पे अ प्राइस फॉर दैट। वो ये बोलते हैं उलरिच बेक, और वो बताते हैं कि नो लॉन्गर बाय देयर वे आउट इन द मॉडर्न डे रिस्क्स। कि बड़े लोग अपना पैसों के कारण ये अवॉइड नहीं कर सकते, हाँ वो ज्यादा से ज्यादा पोस्टपोन्ड कर सकते हैं। They can largely postpone their risk, they cannot technically avoid the risk. Coming next, ये रिस्क बूमरैंग करेगी, हर कोई फेस करेगा इस रिस्क को, और बिना कोई टाइम और स्पेस के यू वुड सी दैट पीपल विल बी पेइंग अ प्राइस फॉर दैट। मैंने जस्ट एक पर्सनल एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, कोविड कैसे आज मॉडर्न टाइम्स के अंदर हम देखते हैं कि एवरीबडी लार्जली पेड द प्राइस ऑफ दिस कोविड हियर। सो दिस वाज अगेन उलरिच बेक, जहां पे उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया रिस्क सोसाइटी का, और बताते हैं कि वो रिस्क सोसाइटी में कैसे ग्लोबलाइजेशन रिस्क सोसाइटी लाती है, और उस रिस्क सोसाइटी के आने के कारण इम्पैक्ट क्या होती है नेचर ऑफ इनइक्वालिटी पे, वो कैसे चेंज हो जाता है। तो कैन आई से रिस्क सोसाइटी इज मेकिंग सोसाइटी मोर इगैलिटेरियन इन नेचर? यस। तो कल अगर स्ट्रैटिफिकेशन का क्वेश्चन आता है जहां पे आपका टॉपिक है इनइक्वालिटी एंड इक्वालिटी, तो आप उलरिच बेक को यूज करोगे। कर लिया, हाफ मार्क एक्स्ट्रा, और 300 के 300 प्लस के पास इजीली पहुंच जाओगे। जहां जहां मैं यूजिबिलिटी बता रहा हूं अलग से साइड में नोट्स बना के रखो उसके, क्योंकि अभी पढ़ लोगे अभी याद रहेगा, 5 दिन के बाद यूजिबिलिटी नहीं याद रहेगी तो ये सारा कंटेंट वेस्ट है, क्योंकि उलरिच बेक पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आने वाला है कभी। अब कुछ डायग्राम्स हैं इनके कि इन रिस्क को डील कैसे करना है। इस डील करने के लिए वो बताते हैं कि मीडिया अटेंशन होना चाहिए, कैसे एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लोबल रिस्क कॉल एक ग्लोबल रिस्पॉन्स होना चाहिए, और कैसे कोऑपरेशन होनी चाहिए सबके बीच में, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन के अंदर पार्टनरशिप हो, चाहे वो ब्रिक्स के अंदर पार्टनरशिप हो। तो मीडिया इज इंपॉर्टेंट, ग्लोबल रिस्पॉन्स इज इंपॉर्टेंट, सबको मिलकर एक्शन लेना पड़ेगा, एक कंट्री या एक आदमी या एक ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होगा, और सारी ऑर्गेनाइजेशंस पे कोऑपरेशन होनी ही चाहिए, जैसे चाहे वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो। तो मेक अ पॉइंट क्लियर, ये तीनों चीज याद रखोगे कि वे आउट क्या है, ग्लोबलाइजेशन को बेटर टैकल करने के लिए क्या है। तो यहाँ पे पूरा आंसर है आपका। कभी पूछा जाए कि ग्लोबलाइजेशन से जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको बेटर टैकल कैसे किया जाए, तो उलरिच बेक काम आएंगे। ग्लोबल रिस्पॉन्स लेके आओ,
मीडिया अटेंशन लेके आओ और साथ ही साथ में कोऑपरेशन लेके आओ। अब उन्होंने बताया कि जो ये ग्लोबलाइजेशन आया, रिस्क सोसाइटी आई, रिस्क दो टाइप के हैं, वर्चुअल रिस्क और रियल रिस्क। इस रिस्क के कारण इनइक्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट हुई, इस रिस्क को टैकल करने के तरीके क्या हैं। अब वो टैकल करने के जब तरीके बताते हैं तो वो बताते हैं ग्लोबल रिस्पॉन्स होना चाहिए, कोऑपरेशन होनी चाहिए, मीडिया अटेंशन होना चाहिए। आपको याद सिर्फ इतना रखना चाहिए, ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया है कि वो बोलते हैं कि कोई भी रिस्क जो होती है सोसाइटी में उसको तीन तरीके से टैकल, तीन रिस्पॉन्स होते हैं लोगों के उसके लिए। फर्स्ट, डिनायल, कि हम बोल रहे हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज है ही नहीं, एग्जाम्पल लेके चलता हूं, डिनाई कर देते हैं हम उस रिस्क को। एपैथी है, आप रिकग्नाइज करते हो रिस्क बट नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं लेते उनके ऊपर। और नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशन, यू रिकग्नाइज प्लस टेक एक्शन। ये पूरा का पूरा आपकी यूपीएससी की तैयारी पे भी लग सकता है कि कैसे आप डिनाई कर देते हो कि नहीं नहीं नहीं, ये प्रीवियस ईयर्स पेपर देखने नहीं है, मुझे आंसर राइटिंग करनी नहीं है, पहले मैं सिलेबस खत्म कर लेता हूं या कर लेती हूं, उसके बाद पढ़ूंगी। ये सब यूटोपियन स्ट्रैटेजी है, कहीं नहीं लेके जाने वाले हैं तुम्हें, टू बी वेरी फ्रैंक। क्यों? बिकॉज आई एम नॉट हियर टू स्मोक अप योर ईगोस। द पॉइंट इज दिस कि आप ये तीनों चीज अपने यूपीएससी में लगा सकते हो कि या तो आप रिकग्नाइज करो आंसर राइटिंग करनी है मुझे, आंसर राइटिंग करने कई लोग रिकग्नाइज कर लेते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। नहीं नहीं सर, आंसर राइटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितनी बार किया आपने? साइलेंस, डीप साइलेंस ऑफ नॉट मिनट्स ऑफ आवर्स। कुछ लोग होते हैं कि नहीं नहीं, आंसर राइटिंग में मैं वीक हूं, आंसर राइटिंग करनी इंपॉर्टेंट है और मैं एक्शन लेता हूं या लेती हूं कि आज से मैं आंसर लिखना चालू करूंगी। वैसे ही इन्होंने बताया कि ये जो रिस्क हम फेस कर रहे हैं, वर्चुअल और रियल, इनको टैकल करने के तीन तरीके हैं। या तो भूल जाओ रिस्क है, रिकग्नाइज, या फिर रिकग्नाइज करो बट बोलो कि साहब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इसके ऊपर, मैं कैसे क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, मैं तो सिर्फ पानी वेस्ट कर सकता हूं, मैं तो सिर्फ बत्तियां खोल के छोड़ सकता हूं, मैं तो सिर्फ हाई कार्बन लाइफस्टाइल्स यूज कर सकता हूं। या फिर कुछ लोग होते हैं कि नहीं, मैं मेरे लेवल पे मेरी चीजें करता हूं और उसके बाद शायद ट्रांसफॉर्मेशंस होगी। एवरीबडी वुड डू दैट। सो यूपीएससी में जरूर याद रखना है इसको, टू बी ऑन अ फ्रैंक नोट। सो दिस वाज उल्रिच बेक। ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए ग्लोबलाइजेशन के अंदर। इसलिए मैंने बोला था कि उल्रिच बेक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर है। क्यों? एक ही रीजन है, बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन की है मॉडर्न सोसाइटी को, कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो आपके स्ट्रैटिफिकेशन के चैप्टर में, मॉडर्निटी के चैप्टर में, ग्लोबलाइजेशन के क्वेश्चन में, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ के क्वेश्चन के अंदर, पावर एंड पॉलिटिक्स के अंदर, या सोशल चेंज के अंदर, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में यूज कर सकते हो आप उल्रिच बेक। तो ये स्कॉलर वो है जो तुम्हारे साथ में दिमाग में जाना चाहिए जब एग्जामिनेशन सेंटर पे आप पहुंचते हो। अब चलते हैं एक और स्कॉलर के ऊपर। जितना उल्रिच बेक इंपॉर्टेंट था उतना ही ये इंपॉर्टेंट है। उल्रिच बेक ने क्या बोला कि ऐसी टाइप की सोसाइटी आई है और उन्होंने बताया कि इसको टैकल करने के तरीके क्या हैं। लेकिन ये आपको अर्जुन अप्पादुराई, इंडियन सोशलॉजिस्ट है, वो आपको बताएंगे कि कैसे ग्लोबलाइजेशन is not having uniform impact, कि ग्लोबलाइजेशन का एक यूनिफॉर्म इंपैक्ट सब पे सेम नहीं दिखाई दे रहा है। किसी लोगों पे अलग तरीके से इंपैक्ट कर रही है, किसी लोगों को अलग तरीके से इंपैक्ट करते हैं। और ये अपनी थियरी ग्लोबलाइजेशन की देते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ एस्केप्स। पूरा का पूरा 2000 वर्ड का ऐसे लिख सकते हो ग्लोबलाइजेशन पे, अगर आपको सिर्फ अर्जुन अप्पादुराई याद रह जाए। कि अर्जुन अप्पादुराई अगर आपको याद है, ग्लोबलाइजेशन का कल अगर ऐसे भी आ जाता है तो बहुत ही इजीली टैकल हो जाएगा। और जितना कंटेंट मैंने आपको बता दिया है उतना तो शायद आपने ग्लोबलाइजेशन आज तक पढ़ा भी नहीं होगा। तो मेक श्योर कि ये वाले पॉइंट सीरियसली लिख के रख लो। क्यों? ग्लोबलाइजेशन, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, ये बर्निंग इश्यूज है और सोशोलॉजी में क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके ऊपर रेगुलरली। और जीएस के अंदर तो बोलने की भी जरूरत नहीं है, यू नो इट वेल अगर किसी ने सीरियसली पेपर देखा है। अब अर्जुन अप्पादुराई, मेक श्योर
ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे कि कैसे ग्लोबलाइजेशन की एक सिमिलर इम्पैक्ट नहीं है, अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग कंट्रीज पे, अलग अलग लोगों पे, अलग अलग इंडिविजुअल्स पे अलग अलग इम्पैक्ट होती है ग्लोबलाइजेशन की। कमिंग टू द डिबेट, ये ये बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को हमेशा दो तरीके से देखा गया है, कि कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जो मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन वुड लार्जली लीड टू यूनिफॉर्मिटी, ग्लोबलाइजेशन यूनिफॉर्मिटी लाएगा, जो मैंने इधर लिखा हुआ है, होमोजीनियस कर देगा सोसाइटी को, सब जगह एक सेम तरीके की लाइफस्टाइल स्प्रेड हो जाएगी। और कुछ लोग मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन विल लीड टू डाइवर्सिटी, कि सोसाइटी में और ज्यादा डाइवर्सिटी आ जाएगी। तो आज हम कई एमएनसीज या टीएनसीज या कोई कंपनीज में जाते हैं तो अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग, अलग अलग एथनिसिटी, रेस या कास्ट के लोग देखते हैं कि काम कर रहे हैं, नेशनैलिटीज के लोग एक साथ काम कर रहे हैं। तो अर्जुन अप्पादुराई बोलता है कि दो तरीके से ग्लोबलाइजेशन को आज तक पढ़ा गया है। सम एडवोकेट्स द सोसाइटी इज बिकमिंग मोर होमोजीनियस एंड सम एडवोकेट्स दैट सोसाइटी इज बिकमिंग मोर हेट्रोजीनियस एंड रीइंफोर्सिंग द डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन दी सोसाइटी। अप्पादुराई बोलते हैं कि नहीं, डिफरेंट सोसाइटी पे ग्लोबलाइजेशन की डिफरेंट इम्पैक्ट होती है, कि ग्लोबलाइजेशन डज नॉट हैव एनी यूनिफॉर्म इम्पैक्ट, रादर देन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन वैरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी टू सोसाइटी। तो जिस लेवल पे ग्लोबलाइजेशन की इम्पैक्ट चाइना पे है, हो सकता है उस लेवल पे इंडिया पे नहीं हो, या जिस लेवल पे इंडिया पे है हो सकता है उस लेवल पे चाइना पे नहीं हो। हर सोसाइटी में ग्लोबलाइजेशन की इम्पैक्ट कोई यूनिफॉर्म नहीं है कि हर जगह होमोजेनिटी आएगी या हेट्रोजेनिटी, अलग अलग तरीके से कुछ सेक्शंस के अंदर हो सकता है, इंडिया के अंदर कुछ स्पेयर्स में होमोजीनियस बन रही है सोसाइटी, और वहीं पे कुछ स्पेयर्स में सोसाइटी हेट्रोजीनियस बन रही है शायद। तो टेक्निकली अलग अलग इम्पैक्ट हो रही है जो ये बोल रहे हैं, और ये अलग अलग इम्पैक्ट पढ़ी कैसे जा सकती है, ये अलग अलग इम्पैक्ट जो डिफरेंट डिफरेंट इम्पैक्ट है वो कुछ एस्केप्स में यूज करता है, कि 5 लेवल पे ये इम्पैक्ट पढ़ी जा सकती है। एथनो एस्केप्स, मीडिया एस्केप्स, टेक्नो एस्केप्स, फिना एस्केप्स एंड आइडियोस्केप्स। अरे सर ये वर्ड क्या है, हमने सुना ही नहीं है कभी। देखते हैं, एक एक वर्ड को एक्सप्लोर करता है, बट याद रखना ये पांचों एस्केप्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा these all the 5 impacts are really very important here. What we talk about is ethnoscape, mediascape, technoscapes, finescapes and idioscapes. All these has to be largely important. Looking into this, escapes are ये सारी चीजें कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, एक के ऊपर इंपैक्ट कभी ज्यादा कभी कम चेंज होगा। और ये एस्केप्स होता क्या है? फर्स्ट, एथनो एस्केप्स फ्लो ऑफ पीपल को रेफर करता है। Globalizations have increased the flow of people in some states and it has largely restricted the flow of people in some states. कोई कंट्री ओपन कर रही है अपना बॉर्डर और कोई कंट्री क्लोज कर रही है। ब्रेक्जिट अगर आप देखो, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर इन यूनाइटेड स्टेट्स अगर आप देखो, तो बताता है कि कैसे कहीं फ्लो ऑफ पीपल को रिजेक्ट किया जा रहा है और कहीं फ्लो ऑफ पीपल को एक्सेप्ट किया जा रहा है। सो एथनोस्केप वो होता है जहां पे इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ पीपल। ग्लोबलाइजेशन कैसे इसको इंपैक्ट कर रही है? मीडियास्केप्स, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इमेजेस, के फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसको इंपैक्ट करती है ग्लोबलाइजेशन। कहीं पे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फास्ट हो जाता है, ओपन हो जाता है, और कहीं पे रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। कि कुछ कंट्रीज हम देखते हैं कि फेसबुक को बैन कर दिया है, इंस्टा को बैन कर दिया, इंस्टाग्राम को बैन कर दिया, या फिर XYZ प्लेटफॉर्म्स को बैन किया है। क्यों? वो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के कारण नहीं चाहते कि अपनी उनका जो रेस्पेक्टिव थॉट ऑफ ऑपरेशंस है वो इम्पैक्ट किया जाए। तो मीडिया स्केप, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ग्लोबलाइजेशन कैसे इसको इम्पैक्ट करती है। टेक्नोस्केप्स, टेक्नोलॉजी की स्प्रेड, कहीं पे टेक्नोलॉजी, कोई सोसाइटी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए ओपन है और कई सोसाइटी ऐसी है जो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करती है। फाइनेंशियल एस्केप्स, फिना एस्केप्स, फाइनेंशियल फ्लो ऑफ कैपिटल। इंडिया में अगर हम देखें, करंट अकाउंट कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी है, बट करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। तो कई लोग फाइनेंस के लिए ओपन होते हैं, कई लोग क्लोज कर लेते हैं अपनी बाउंड्रीज। आइडियोस्केप्स, आइडियोलॉजीज के लिए है
कि पॉलिटिकल होता है और क्या आप आइडियोलॉजी के लिए आप ओपन हो या क्लोज्ड हो। तो अप्पादुराई साहब बोलते हैं कि ये पांचों एस्केप्स के ऊपर ग्लोबलाइजेशन की अपनी अपनी इंपैक्ट है। और इससे पहले जो स्कॉलर्स मानते थे कि ये या तो पॉजिटिव होमोजेनाइजिंग है या हेट्रोजेनियस इंपैक्ट होगी, नो, किसी के अंदर पॉजिटिव, किसी के अंदर नेगेटिव, किसी के अंदर कुछ नहीं, किसी के अंदर कंप्लीटली ओपन, अलग अलग एस्केप्स पे द इंपैक्ट वुड बी कंप्लीटली डिफरेंट। तो इंडिया के अंदर ही हो सकता है टेक्नो एस्केप में बहुत पॉजिटिव रही है, सोसाइटी बहुत ओपन हो चुकी है, हो सकता है फिनेंस स्केप्स के अंदर हम शायद ओपन नहीं हुए हैं, हो सकता है आइडियो स्केप्स में हम कुछ हद तक ओपन हुए हैं, कंप्लीटली ओपन नहीं हुए हैं। नाउ अब क्योंकि सब पे अलग अलग इंपैक्ट होती है, तो ये बोलते हैं इनकॉन्ग्रुएंस और डिसजॉइंटेड है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि सम पीपल आर ओपन टू आइडियोलॉजीज बट सम पीपल आर नॉट ओपन टू टेक्नोलॉजीज। चाइना का अगर हम एग्जांपल ले, China is open for technology, manufacturing, but China is not open for ideologies, mediascapes, etc. Strongly restricted और controlled society है चाइना, और टेक्नोलॉजी के मामले में, पैसों के मामले में कंप्लीटली ओपन अप सोसाइटीज है कि मल्टीपल कंट्रीज वहां जाके बिजनेस कर रही है। तो इंपैक्ट क्या है? नॉट यूनिफॉर्म। अप्पादुराई से तुम्हें सिर्फ एक स्टेटमेंट लेके जाना है, वो ये कि यूनिफॉर्म इंपैक्ट ग्लोबलाइजेशन की नहीं होती है। एस्केप्स डिपेंड अपॉन, ये इंपैक्ट किस पे डिपेंड करती है सर? डिपेंड्स अपॉन द सोशल, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल पोजिशनिंग ऑफ द एक्टर्स, के बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है किसी कंट्री पे या किसी इंडिविजुअल्स पे कि किस चीज के लिए वो ओपन है, उनके सोशल बैकग्राउंड्स क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड्स क्या है, या फिर हिस्टोरिकल पोजीशनिंग ऑफ दैट एक्टर कैसी है, कि उनके प्रीवियस हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस कैसे रहे। तो बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लिए ओपन नहीं है क्योंकि उनके शायद हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस थोड़े से खराब रहे। इस स्कॉलर की कंट्रीब्यूशन क्या है? इसने पहली बार एक इंटीग्रेटेड थियरी ऑफ ग्लोबलाइजेशन दी। आज तक सारे लोगों ने, ओब्रियन ने फीचर्स बताए, रिट्जर ने डेफिनेशन बताई, गिडन्स ने लेट मॉडर्निटी बताई, रिस्क सोसाइटी उल्ड्रिचबेक ने बताई, किसी ने क्लाइमेट चेंज पे फोकस किया, बॉमन ने कैसे बताया कि सॉलिड मॉडर्निटी, लिक्विड मॉडर्निटी, और जैसे रोलैंड रॉबर्टसन ने बताया ग्लोबलाइजेशन। एक एक एस्पेक्ट पे फोकस किया यार। फर्स्ट टाइम a holistic integrated theory of globalization was given by Arjun Appadurai, where he highlighted that how every aspect largely are connected and different impacts are largely possible. Globalization therefore is not a uniform experience of all. Some might have a sour experience, some might have a sweet experience with globalization. तो लेकिन ये थियरी क्रिटिसाइज की गई थी जिसबर्ट ओंग के द्वारा, जो बोलते हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये मतलब इसको एम्पेरिकली देखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। मेरे हिसाब से ये आदमी प्रैक्टिकल नहीं था। इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल थियरी क्या मिलेगी? आप और अपना ही पोजीशन ले लो। कई बार हम टेक्नोलॉजी के लिए ओपन नहीं होते हैं, आइडियाज़ के लिए ओपन है। नई टेक्नोलॉजी का फियर होता है, टेक्नोलॉजी अमीनीशिया होता है आपके अंदर। तो टेक्निकली दिस थियरी इज कम्प्लीटली वेरी गुड एंड रेलिवेंट, एंड येस, जस्ट लाइक एवरी थियरी एज अ critique, obviously this theory is also bound to have certain critiques, but however at the level this theory serves as a heuristic tool to understand globalization. अपने आप में इतनी कंप्लीट थियरी है कि हर पहलू हम ग्लोबलाइजेशन का ब्रेक करके पढ़ सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो एक डायग्राम मैंने दिया है यहाँ पे, एथनोस्केप्स, आइडियोस्केप्स, मीडिया, टेक्नो एंड फिनास्केप्स कैसे इंपैक्ट करती है। व्हेन यू गेट द पीडीएफ जस्ट हैव अ लुक टू दिस, ताकि एक समराइज में ये थियरी आपको याद रहे। अब ग्लोबलाइजेशन की पूरी समरी दे रहा हूं मैं आपको कि एग्जैक्टली हमने अभी तक ग्लोबलाइजेशन में किया क्या। दिस वुड बी माई लास्ट लेक्चर ऑफ ग्लोबलाइजेशन एज सच, ताकि हम पूरी समरी एक साथ एक बार ऑफन समराइज कर ली जाए। अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम देखें जॉर्ज रिट्जर हमने देखा, फोकस इनका ब्यूरोक्रेसी पे था और कैसे बोला ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू मैकडोनलाइजेशन। ओब्रियन, इन्होंने डेफिनेशन भी दी थी, ये टेबल जरूर याद रख लेना। ओब्रियन फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन देता है, क्या क्या वो फीचर्स थे।
जिगमंड बाउमन सॉलिड और लिक्विड मॉडर्निटी का क्वेश्चन दिया और बताया कि कैसे ग्लोबलाइजेशन हैज शिफ्टेड सॉलिड मॉडर्निटी टू लिक्विड मॉडर्निटी। इमैनुअल वेलेस्टीन वर्ल्ड सिस्टम थियरी दी और कैसे बताया कि डेवलप्ड कंट्रीज आर डोमिनेटिंग ओवर डेवलपिंग कंट्रीज पहले से, और ग्लोबलाइजेशन ने कैसे उस डोमिनेशन को और ज्यादा उग्र या फिर ज्यादा फिरोशियस कर दिया है। रोलैंड रॉबर्टसन ग्लोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देते हैं और बताते हैं कि कैसे ग्लोबल और लोकल की कॉम्बिनेशन बन चुकी है आज। फिर आता है एंथनी गिडन्स लेट मॉडर्निटी, जहां पे आज हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, जिससे ग्लोबलाइजेशन हैज गिवन टू न्यू अनसर्टेनिटी जैसे क्लाइमेट चेंज। डी सोसा सैंटोस कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे ग्लोबलाइजेशन एक डेवलप्ड वर्ल्ड जो है एक कल्चरल बेसिस पे या फिर आइडियोलॉजी के बेसिस पे स्प्रेड करके कंट्रोल करता है डेवलपिंग वर्ल्ड में। मैनुअल कैसल्स नेटवर्क सोसाइटी की थियरी देते हैं और कैसे आज मॉडर्न सोसाइटी में ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू द चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। डैनियल बेल पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विस लेड सोसाइटीज की बात करते हैं। उलरिच बेक रिस्क सोसाइटी रियल एंड वर्चुअल रिस्क। अर्जुन अप्पादुराय एस्केप्स ग्लोबलाइजेशन। ये दो स्कॉलर मैंने जस्ट यहाँ पे यूज किए हैं। जो मैंने वर्ड यूज किया था हाई कार्बन लाइफस्टाइल, वो जॉन उरी का है, सोशोलॉजिस्ट पोस्ट मॉडर्न। और कैसे रॉबर्ट पुटमैन की स्पेलिंग इधर गलत हो गई है, पुटनैम है। सोशल कैपिटल का कॉन्सेप्ट देते हैं और बताते हैं कि कैसे ग्लोबलाइजेशन से सिविक डिसएंगेजमेंट हो रहा है, कि लोग एक दूसरे से कम इंटरेक्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी से ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, तो वो सिविक जो मेंटालिटी थी वो कम हो चुकी है। सो एज फार एज दिस ग्लोबलाइजेशन सीरीज इज कंसर्न्ड, I pretty much hope this series has helped you to understand at least one thing, that how the content has to be understood. एक समरी आपके पास होनी चाहिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। इतना कंटेंट मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। 7 से 8 स्कॉलर्स ग्लोबलाइजेशन के आपके पास अगर हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन सोशियोलॉजी में इसको अच्छे से टैकल कर सकते हो। बस इन सब को यूज करना आपको आना चाहिए कि कौन सी और मल्टीपल जगह ग्लोबलाइजेशन से बाहर ये क्वेश्चंस यूज हो सकते हैं, सो दैट यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू राइट ए फैबुलस आंसर्स। थैंक यू सो मच, हैप्पी स्टडिंग। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।